अच्छा, एक बात सोचिए, आप केएफसी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती हैं। 24 लोग अप्लाई करते हैं, 23 को नौकरी मिल जाती है, सिर्फ एक को रिजेक्ट किया जाता है और वो आप हैं। और इससे पहले आप लगभग 30 अलग-अलग नौकरियों से रिजेक्ट हो चुकी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आपको 10 बार मना कर दिया है। 10 बार? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये जैक मा की असल जिंदगी की कुछ झलकियां हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि उस मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने लगातार ना सुनने वाले इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा का फाउंडर बना दिया। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ। हम इसे अक्सर एक बिजनेस केस स्टडी की तरह देखते हैं ना, लेकिन असल में ये दृढ़ता यानी रेजिलियंस का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। सही बात है। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर होगी कि कैसे उनकी शुरुआती नाकामियों और संघर्षों ने उनकी सोच को, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को और उनकी लीडरशिप को सीधे तौर पर गढ़ा। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है, जो मुझे लगती है, कि जो चीजें उनकी कमजोरी मानी जाती थी वही आगे चलकर उनकी ताकत बन गई। बिल्कुल, जैसे कि उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था या पैसा नहीं था, ये सब असल में उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जैक मा का जन्म हुआ था 1964 में चीन के हांगझो शहर में। वो दौर चीन के लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद थी और उनका परिवार भी बहुत गरीब था। मौके लगभग थे ही नहीं। लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। एक किस्सा है कि वो रोज सुबह अपनी साइकिल पर शहर के बड़े होटलों में जाते थे। हाँ, ये बहुत मशहूर किस्सा है। क्यों? ताकि वो विदेशी टूरिस्ट से मुफ्त में अंग्रेजी में बात कर सकें, अपनी इंग्लिश सुधार सकें। और उन्होंने ये काम 9 साल तक किया। 9 साल तक? मतलब कोई स्कूल का दबाव नहीं, कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ये किस तरह की सोच है? वही तो। ये एक तरह से दूरदृष्टि का पहला संकेत है। उस माहौल में जहां ज्यादातर लोग बस अगले दिन के बारे में सोच रहे थे, ये लड़का एक ऐसी स्किल सीख रहा था जिसका फायदा उसे शायद दशकों बाद मिलना था। मतलब उन्हें पता था कि दुनिया बदल रही है। बिल्कुल। वो समझ गए थे कि अंग्रेजी भविष्य की भाषा होगी। ये दिखाता है कि वो हमेशा 10 कदम आगे की सोचते थे। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये भविष्य को देख पाने की काबिलियत है, तब भी जब वर्तमान बिल्कुल धुंधला हो। लेकिन वो भविष्य का रास्ता तो बिल्कुल सीधा नहीं था। उनकी जो शुरुआती नाकामियों की लिस्ट है वो तो वाकई हैरान कर देने वाली है। हाँ, वो तो अविश्वसनीय है। प्राइमरी स्कूल के इम्तिहान में 2 बार फेल हुई, मिडिल स्कूल में 3 बार, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में भी 2 बार फेल हुए। और हार्वर्ड वाला किस्सा तो। हाँ, जब उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई करने की सोची तो 1-2 बार नहीं, 10 बार अप्लाई किया और हर बार रिजेक्ट हुए। हर बार? मतलब कोई भी आम इंसान तो शायद दूसरी या तीसरी कोशिश के बाद ही हार मान लेता। बिल्कुल। यहाँ उनके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। उनकी एक बहुत मशहूर बात है कि अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास अब भी एक मौका है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए असफलता एक फुल स्टॉप की तरह होती है, एक अंत। जैक मा के लिए ये एक कॉमा की तरह थी, एक ठहराव जहां से कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में असफलताओं को डेटा की तरह देखने की काबिलियत है। हर रिजेक्शन उन्हें ये बता रहा था कि क्या काम नहीं कर रहा है। अच्छा। लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि उस समय बाहर से देखने वालों के लिए वो शायद सिर्फ एक नाकाम इंसान ही दिखते होंगे। दूरदृष्टि और पागलपन के बीच की रेखा अक्सर सफलता मिलने के बाद ही साफ दिखती है ना? सही बात है। तो ये जो लचीलापन है, ये रेजिलियंस, उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सिर्फ रेजिलियंस से तो साम्राज्य खड़ा नहीं होता। नहीं। उसके लिए एक मिशन चाहिए, एक चिंगारी। तो वो चिंगारी उन्हें कहाँ और कैसे मिली? वो चिंगारी उन्हें मिली 1995 में, जब वो पहली बार अमेरिका गए। अच्छा। वो एक दोस्त के घर पर थे और उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। उनके दोस्त ने उन्हें दिखाया कि कैसे वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैक मा ने उत्सुकता से कहा, चीन टाइप करो। और जब उन्होंने एंटर दबाया तो स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, एक भी रिजल्ट नहीं। ये उनके लिए एक आहा पल था, लेकिन एक दर्दनाक आहा पल। मतलब उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पूरा देश दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे वो डिजिटल दुनिया में अदृश्य हैं। और उसी पल उन्हें अपना मिशन मिल गया, चीन को इंटरनेट पर लाना। हाँ। चीन वापस आकर उन्होंने अपनी पहली इंटरनेट कंपनी शुरू की, चाइना पेजेस। और मजे की बात यह है कि उनके पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, कोई निवेशक नहीं था, पैसा भी नहीं था। हाँ, दोस्तों और परिवार से उधार लिए गए सिर्फ $2000 से उन्होंने ये काम शुरू किया। और नतीजा क्या हुआ? फेल। चाइना पेजेस बुरी तरह फेल हो गई।
लोग उन पर हंसे, कहा कि इंटरनेट चीन में कभी नहीं चलेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, एक असफल आइडिया और एक सफल मिशन में क्या फर्क है? बताइए। चाइना पेजेस एक कंपनी के तौर पर भले ही फेल हो गई, लेकिन उसके पीछे का जो मिशन था, चीन को ऑनलाइन लाना, वो एकदम सही था। तो गलती कहाँ हुई? जैक मा ने अपनी पहली गलती से सीखा। उन्होंने समझा कि सिर्फ वेबसाइट बनाना काफी नहीं है, आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा जिस पर लोग, खासकर छोटे व्यापारी, भरोसा कर सकें। ठीक है, तो चाइना पेजेस फेल हुई, लोग उन पर हंसे, ज्यादातर लोग तो अपना रास्ता बदल लेते। जैक मा ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बार उनके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, अनुभव। अच्छा। वो उनकी समस्याओं को हल करना चाहते थे, ना कि सिर्फ एक वेबसाइट बनाना। और इसी मिशन के साथ 1999 में उन्होंने हांगझो में अपने छोटे से अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। हाँ, और वो अपार्टमेंट अलीबाबा का पहला हेडक्वार्टर बना। उन्होंने घंटों तक अपने ई कॉमर्स के सपने के बारे में बात की। शुरुआती दिन तो बहुत मुश्किल थे, सालों तक कंपनी ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। और सिलिकॉन वैली के निवेशकों ने उन्हें 40 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया। सब कहते थे कि ये मॉडल चीन में नहीं चल सकता। ये दिखाता है कि दूरदृष्टि का मतलब सिर्फ भविष्य देखना नहीं है, बल्कि उस पर तब भी टिके रहना है जब पूरी दुनिया आपसे कहे कि आप गलत हैं। बिल्कुल, ये मानना कि परसों का दिन खूबसूरत होगा, भले ही आज और कल कितने भी क्रूर क्यों ना हो। और फिर आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी बिजनेस स्कूल की केस स्टडी जैसा लगता है। 2003 में अमेरिकी ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ईबे चीन में दाखिल हुई। ईबे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर कंपनी। सबने मान लिया था कि जैक मा का खेल अब खत्म। लेकिन यहीं पर जैक मा ने अपनी वो मशहूर बात कही थी, ईबे समुद्र में एक शार्क है, लेकिन मैं यांगसी नदी में एक मगरमच्छ हूं। अगर हम समुद्र में लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे, अगर हम नदी में लड़ते हैं तो हम जीत जाएंगे। क्या लाइन है! सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के तौर पर इसका मतलब क्या था असल में? देखिए, ये सिर्फ एक अच्छा कोट नहीं है, ये एक तरह से पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक लाइन में कह देता है। इसका मतलब था, हम ईबे के नियमों पर नहीं खेलेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे। लड़ाई के मैदान को ही बदल देना। बिल्कुल, ईबे एक ट्रांजैक्शन फीस की लड़ाई लड़ रहा था, हर लिस्टिंग पर पैसा कमाना चाहता था। जैक मा ने कहा, हम भरोसे और कम्युनिटी की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने तौबा नाम से अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और एक ऐसा दाव खेला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मिनट, वो दाव क्या था और क्या वो काम कर गया? क्योंकि एक तरफ अरबों डॉलर की कंपनी थी और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो सालों से पैसे नहीं कमा पा रहा था। वो दाव था, ताओबाओ पर हर सेलर के लिए लिस्टिंग पूरी तरह से मुफ्त होगी। रुकिए, मतलब पूरी तरह से मुफ्त? कोई कमीशन नहीं, कोई फीस नहीं? कुछ नहीं। ईबे इसके लिए पैसे लेता था। ये एक आत्मघाती कदम लग रहा था। तो फिर वो पैसे कैसे कमाने वाले थे? उनके निवेशक तो पागल हो गए होंगे। बिल्कुल, और यही जैक मा की जीनियस थी। वो एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो एक इकोसिस्टम बना रहे थे। उन्होंने समझा कि चीन में सबसे बड़ी समस्या पैसे की नहीं, भरोसे की है। हाँ, ये तो है। खरीदार को डर था कि सामान आएगा या नहीं, और बेचने वाले को डर था कि पैसे मिलेंगे या नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने बनाया अलीबाबा। अच्छा, अलीबाबा। एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जहां खरीदार के पैसे तब तक सेलर को नहीं मिलते थे जब तक कि वो सामान मिलने की पुष्टि ना कर दे। इसने रातों रात भरोसे की समस्या को हल कर दिया। कमाल है। उनका प्लान ये था कि जब लाखों छोटे व्यापारी उनके प्लेटफॉर्म पर आकर सफल हो जाएंगे तो पैसा कमाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। उन्होंने तिमाही नतीजों के बारे में नहीं, बल्कि अगले 10 साल के बारे में सोचा। और नतीजा? कुछ ही सालों में ताओबाओ ने ईबे को चीन के बाजार से पूरी तरह बाहर कर दिया। वाह! तो उन्होंने एक ग्लोबल कंपनी को हराया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने लोकल ग्राहकों को बेहतर समझते थे। बिल्कुल। और इस जीत के बाद तो अलीबाबा रॉकेट की तरह आगे बढ़ा होगा। 2014 में अलीबाबा का आईपीओ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आया और उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। $25 बिलियन का आईपीओ, इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। और जैक मा रातों रात चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि वो कभी एक पारंपरिक सीईओ की तरह नहीं लगे। वो हमेशा एक शिक्षक, एक कहानीकार की तरह बात करते हैं। उनका फलसफा सीधे तौर पर उनके अनुभवों से निकला है। एक एक करके देखते हैं। जब वो कहते हैं अपने से ज्यादा होशियार लोगों को काम पर रखो, तो ये उनकी अपनी कमी को स्वीकार करने से आता है। मतलब वो जानते थे कि वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, तो उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो थे और उन्हें काम करने की पूरी आज़ादी दी। उनकी ये कमजोरी ही उनकी ताकत बन गई, क्योंकि इसने उन्हें एक मजबूत टीम बनाने के लिए मजबूर किया।
उनका एक और सिद्धांत है जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ग्राहक पहले, कर्मचारी दूसरे और निवेशक तीसरे। आज की दुनिया में जहां सब कुछ निवेशकों के लिए किया जाता है, ये सोच तो एकदम उल्टी है। और ये सोच सीधे ईबे पर मिली जीत से आती है। ईबे निवेशकों को खुश करने पर ध्यान दे रहा था, जैक मा ग्राहकों और छोटे व्यापारियों की समस्याओं को हल कर रहे थे। अगर आपके ग्राहक खुश हैं तो आपके कर्मचारी प्रेरित होंगे, और अगर ये दोनों खुश हैं तो निवेशक अपने आप पैसा कमाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म सोच है। और इसी से उनका तीसरा सिद्धांत जुड़ता है ना, कि आज का दिन मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों का दिन खूबसूरत है। ज्यादातर लोग कल शाम को ही मर जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको खूबसूरत सुबह देखने के लिए मुश्किल रातों से गुजरने का धैर्य रखना होगा। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी कहानी एक सीधी सफलता की रेखा है, लेकिन हाल के कुछ सालों में उनकी और अली बाबा की राह में बड़ी चुनौतियां भी आई हैं। हाँ, चीन में सरकारी दबाव बढ़ा है, और 2020 में एक भाषण के बाद तो वो कई महीनों के लिए सार्वजनिक जीवन से गायब ही हो गए थे। सही बात है। बिल्कुल, ये हिस्सा उनकी कहानी में एक और परत जोड़ता है। ये दिखाता है कि सफलता के शिखर पर भी नई और अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं। शायद इन्हीं सब अनुभवों के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। उनकी एक और मशहूर बात है, मैं अपने ऑफिस में नहीं मरना चाहता, मैं समुद्र तट पर मरना चाहता हूँ। और आज वो अपना समय शिक्षा, खेती और परोपकार जैसे कामों में लगा रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो जैक मा के जीवन से क्या बड़े सबक मिलते हैं? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, असफलता अंत नहीं है बल्कि तैयारी है। हर रिजेक्शन उन्हें बड़ा सोचने के लिए तैयार कर रहा था। दूसरी, एक बड़े मिशन पर ध्यान केंद्रित करो। अली बाबा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बना था, वो छोटे व्यापारियों की मदद करने के लिए बना था। बिल्कुल, जब आपका मिशन बड़ा होता है तो आप मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। तीसरी, अपने मैदान पर खेलो, दूसरों की नकल मत करो, अपनी ताकत को पहचानो। और चौथी, लंबी अवधि की सोचो। तो जैक मा की कहानी असल में ये साबित करती है कि सफलता पैसे, टेक्नोलॉजी या कनेक्शन से नहीं, बल्कि सोच और सहनशीलता से मिलती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या? जैक मा की कहानी सुनने के बाद हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी सीमा क्या है? संसाधनों की कमी या असफल होने का डर? ये तो बहुत गहरा सवाल है। उन्होंने बार बार साबित किया कि संसाधन तो जुटाए जा सकते हैं, लेकिन अगर अस्वीकृति का डर आप पर हावी हो गया तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा असंभव लगने वाला आइडिया है जो पैसे या मौकों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस डर से रुका हुआ है कि कोई ना कह देगा।